नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार में। हम यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। उसकी पहली यूनिट के टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले 2 पार्ट में वीडियो अपलोड हो गई है, तो जाके आप लोग उसे देख लीजिए। आज हम पढ़ते हैं शिक्षा के रूप। तो शिक्षा के रूप, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। 3 भागों में इसे डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, ये पूर्व नियोजित और संगठित है, संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। जैसे आपका हो गया स्कूल हो गया, कॉलेज हो गई, आपकी लाइब्रेरी हो गई, या और कोई माध्यम जो नियोजित ढंग से जहाँ पे शिक्षाएं दी जाती हैं। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, जहाँ पे हम प्रॉपर जाके शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, तो ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा अनौपचारिक, ये आपका दूसरा हो जाएगा। इसमें अप्रत्यक्ष और स्वतः ये घर और समुदाय के दिन पर दिन के माध्यम से ये गतिविधि की जाती है। इसका कोई नियम नहीं होता है। आसपास जो हम भी सीखते हैं, ये सभी के सभी अनौपचारिक आते हैं। इसमें हम घर में सीखते हैं, आसपास खेल के मैदान या कहीं भी चीज़ें हम जो सीखते हैं अनौपचारिक ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है आपका गैर औपचारिक। ये होता है लचीला, मुक्त प्रणाली या सचेत और जानबूझकर प्रयास के माध्यम से प्रदान किया जाता है ऐसा ज्ञान। तो इसके लिए चीज़ों के संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, चीज़ों को पास होने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आपने डिस्टेंस लर्निंग के बारे में सुना होगा, इग्नू के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप को गैर औपचारिक में रखा जाता है। तो ये आपका 3 हो गया: औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। अब हम शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं इनको देख लेते हैं कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। नई शिक्षा नीति जो है 2020 पहली नीति है, होने के नाते पहुंच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर बनी है। नई नीति सतत विकास के लिए 2020 एजेंडा से जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य जो स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षा दोनों को अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक, वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के लिए अधिक उपयुक्त बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को सामने लाना है। उच्च शिक्षा की अंतिम इकाइयों में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, एक तो है दर्पण को समाज को वैसा ही दर्शाता है जैसा वो है या समाज का स्थिरीकरण करने वाला है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन का एक अभिकर्ता या समाज के विचारों को लागू करने की दिशा में निर्देशित बल है। अगला, ये जॉर्ज पायने जो हैं, इन्होंने 3 मुख्य कार्य का वर्णन किया है। पहला है परंपराओं को आत्मसात करना, दूसरा है नए सामाजिक प्रतिमानों का विकास करना और तीसरा है रचनात्मक और तर्क साध्य भूमिका। ये आपके शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य हो गए। अब हम संस्कृतिकरण देख लेते हैं। वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या एक संस्कृति के दूसरे की प्रथाओं, मूल्यों को अपनाने के लिए आता है और अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखता है। यह अवधारणा तीव्रता से बढ़ते हुए वैश्वीकृत समाज में महत्वपूर्ण बन चुकी है। अब हम देख लेते हैं शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम पहला कारक देते हैं दर्शन शास्त्र है इसका। दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन एक मुख्य कारक है जो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करता है। शिक्षक दर्शन के प्रचार प्रसार का सर्वोत्तम साधन कहा जाता है। इसकी चर्चा
पहले हम कर चुके हैं। जो दर्शन होता है उसकी शिक्षा प्रणाली जिस देश का जैसा भी होता है उस देश की शिक्षा प्रणाली वैसे ही होती है। जैसे हमारा देश का जो दर्शन है इसमें नैतिक मूल्यों की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों की विशेष उसकी स्थान उसको दिया जाता है, नैतिक मूल्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। जो पश्चिम के देश हैं उनका जो दर्शन है वो भौतिकतावाद को से प्रभावित है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरह से डेवलप्ड होता है। दूसरा कारक क्या है? यह है मानव स्वभाव। तो ये आपका दूसरा हो गया। मानव स्वभाव का दर्शन के साथ निकट संबंध होता है। उदाहरण के लिए आदर्शवादी लोग मनुष्य में शिक्षा को परमात्मा के प्रकट होने का लक्ष्य मानते हैं। तो ये होगा मानव का स्वभाव, जैसा स्वभाव होता है, जैसे कोई प्रकृतिवाद का है तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली में प्रकृतिवाद आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा मानव का स्वभाव होता है जहाँ के मानव को, वहाँ की शिक्षा प्रणाली भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप की जाती है। तीसरा कारक हो जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें शिक्षा का जो उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित ढंग से स्थानांतरित करना, यह आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका धार्मिक कारक। प्राचीन काल में प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में धर्म के आदर्श जैसे अहिंसा हो गया, सत्य को सम्मिलित करने पर बल दिया गया था। पांचवा हो गया राजनीतिक विचारधाराएं। जिस देश की राजनीतिक विचारधारा जैसे होती है वहाँ की शिक्षा प्रणाली भी वैसे होती है। जैसे एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के शैक्षिक उद्देश्य एक निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था से काफ़ी भिन्न होते हैं। जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल लोकतंत्र का या सभी का बराबरी का अधिकार दिया गया है। जैसे आप और देशों को देख लीजिए जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ पे लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं है। आपको हो जाता है 6 पॉइंट ज्ञान का अन्वेषण। ज्ञान अच्छे पारंपरिक संबंधों, जीवन में स्वस्थ समायोजन, व्यवहार में संशोधन, आत्म जागरूकता, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। ये सौभाग्य और प्रसन्नता का स्रोत होता है। सातवां आपका हो जाएगा व्यावसायिक। शिक्षार्थी को अपनी आजीविका कमाने के लिए तैयार करना चाहिए और उसे आर्थिक और सामाजिक जैसे दोनों कारकों में आत्मनिर्भर और कुशल बनाना चाहिए। मतलब यदि आप शिक्षित हो रहे हैं तो आप अपनी आजीविका चलाने में आप सक्षम हो, इतने आप आत्मनिर्भर होने चाहिए, इतना कुशल होना चाहिए। यदि आप शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तो कुछ ना कुछ व्यवसाय करने के काबिल आप होने चाहिए। अगला पॉइंट है अपना आत्म साक्षात्कार और समग्र विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सफल बनाने में सहायता करना होती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना होता है, इसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होता है। इसमें भौतिक होगा, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक या विकास सम्मिलित होता है, जिसे संज्ञात्मक या सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपका 9 पॉइंट हो जाएगा सामंजस्यपूर्ण विकास। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य को बहुत महत्व दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्होंने कहा शिक्षा से हमारा अर्थ एक और बालक और मानव काया तथा दूसरी ओर मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ का एक सर्वांगीण चित्रण है। आपका 10वां पॉइंट है नैतिक और चारित्रिक विकास। कुछ शिक्षाविद इन्हें शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं। स्पेंसर ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा को बच्चों के नैतिक मूल्यों, गुणों जैसे सच्चाई होगा, अच्छाई होगा, पवित्रता होगा, साहस, श्रद्धा, ईमानदारी को विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए। अगला पॉइंट होगा आपका नागरिकता।
समाज के सदस्य के रूप में एक छात्र को समाज के प्रति अपने कर्तव्य, कार्यों और दायित्वों के बारे में जागरूक होना चाहिए। आवश्यकता के लिए शिक्षा। अवकाश वो समय है जिसका उपयोग आनंद और मनोरंजन के लिए किया जाता है। हमें आराम करने और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि आवश्यक का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए तो यह शरीर मानसिक संतुलन को जन्म देता है। खाली समय में लाभकारी उपयोग के माध्यम से कलात्मक, नैतिक और सौंदर्य विकास को प्रेरित किया जा सकता है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा भारतीय संदर्भ में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारा उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रणाली को पुनर्रचना और पुनर्गठन की आवश्यकता थी। तत्स्वरूप भारत में शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों की नियुक्ति की गई। तो ये आपका होगा नागरिकता, अवकाश के लिए शिक्षा, और फिर भारतीय संदर्भ में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य। अब देख लेते हैं शिक्षा की अवधारणा। शिक्षण की अवधारणा क्या क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम की प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण दिशा देना और उसका सही प्रबंधन है। दूसरा हो जाएगा शिक्षण छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों में संलग्नता के माध्यम से अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक कुशल अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य अधिगम की सुविधा के लिए एक वातावरण स्थापित करना है। शिक्षण एक नियोजित गतिविधि है और प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला हो जाएगा विद्यार्थी कितने स्पष्ट रूप से समझते हैं कि उससे क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा उनके अधिगम की प्रक्रिया का कितना सटीकता से मापन किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाता है। और फिर आपका छठा पॉइंट हो जाएगा शिक्षण एक ऐसी गतिविधि है जो एक बच्चे को सीखने और वांछित ज्ञान और कौशल प्राप्त करने और समाज में उनके जीवन जीने से वांछित ढंग को प्रभावित करती है। ये आपके हो गए 6 पॉइंट। अब आइए देख लेते हैं शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। तो इसमें आप पहला पॉइंट देंगे शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। दूसरा पॉइंट शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं। पहला है प्रशिक्षण, दूसरा है प्रशिक्षण केंद्रित, दूसरा है शिक्षण शिक्षार्थी केंद्रित। तीसरा हो जाएगा आपका शिक्षण के विभिन्न स्तर हो जाएंगे आपके। चौथा पॉइंट है आपका शिक्षण पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। फिर शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। ये आपके 5 पॉइंट। छठा पॉइंट आपका हो जाएगा शिक्षण अधिगम अनुदेशन प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सातवां पॉइंट शिक्षण एक प्रोफेशनल है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो ये आपके 8 पॉइंट हो। तो आज हमने पढ़ा शिक्षा के रूप, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक। फिर हमने पढ़ा शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा शिक्षण की अवधारणाएं के बाद हमने पढ़ा शिक्षण की प्रकृति और उनकी विशेषताएं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।